अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। गुज़िश्ता ईद मुबारक। बड़ी सारी डेवलपमेंट है ख़ित्ते को लेकर, ईरान अमेरिका इसराइल उस जंग को लेकर, और उसके साथ कुछ ज़रा पड़ोसी ममालिक को लेकर सोच थोड़ी बदल रही है। थप्पड़ खाने के बाद 10 मई की रात के कुछ समझ आ रही है उन्हें कि भारत अब तन्हाई का शिकार है। अच्छा, कैसे तन्हाई का शिकार है, क्या वो सोच रहे हैं? हमेशा हर चीज़ में उनकी साजिश होती है, लेकिन बहरहाल वो क्या सोच रहे हैं ये उनकी मजबूरी है। इस पर ज़रा हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं, इतलात यही हैं। एक बड़े चैनल, बैन अवी चैनल ने एक रिपोर्टिंग की थी और अमरीकी प्रेसिडेंट ने उस पर बड़ी तनकीद भी की और बड़े बरहम भी हुए हैं वो कि वो रिपोर्टिंग ठीक नहीं थी। जौहरी मामलात को लेकर बड़ी सारी चीज़ें खुली थी कि जी जौहरी मामलात पर अभी कोई बात नहीं हो रही, वो शायद एपिसोड्स में होगी। लेकिन अमरीकी सदर ये कह रहे हैं जी जौहरी मामलात जो हैं वो जौहरी मामलात इस मुआहदे का अहम हिस्सा हैं, मरकज़ी हिस्सा हैं, उस पर बात होनी ही होनी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं जी तेहरान जो डील चाहता है वो अमेरिका और इत्तहादियों के लिए फ़ायदा मंद होगी। अब कैसे होगी इस पर भी हम बात करेंगे। फिर दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक बड़ा ही मुआहदा हुआ है, एक मुतनाज़ बिल आया है। अमेरिका के अपने अंदर जो पार्लियामान में बैठे लोग हैं, जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो सब एक तरफ नहीं है। उसमें से एक बड़ा हिस्सा उस बिल के ख़िलाफ़ है। अच्छा, वो बिल क्या है उस पर भी ज़रा पॉइंटर्स पे हम बड़ी डिटेल बात कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो अमेरिका मुसलसल हमले जारी रखे हुए है एक आइलैंड में और एक सिटी में ईरान की, यानी एक शहर में, और टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम पर ये हमले किए जा रहे हैं, इससे हम क्या खस करें। आबनाए हुर्मस को लेकर ईरानी पार्लिमान एक ख़ास किस्म की कानून साजी करने वाली है। चूँकि ये आबनाए हुर्मस ओमान और ईरान के इलाकाई पानियों के दरमियान में मौजूद है और ईरान कहता है कि जी इस पर हम किसी और मुल्क की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। लिबनान वाले मामले पर भी बात करेंगे। ईरान ने जो कुर्द जमात के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं उस पर भी ज़रा बात करेंगे। ये एक बड़े पेचीदा मामलात हैं और बड़ी बारीक लकीर है जिस पर यह सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब एंकर भी हैं, अपना बड़ा शानदार शो भी करते हैं, माहिर आलमी उमूर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप रात ने हमें ज्वाइन किया। एजाज साहब, क्या वाकई कोई ऐसा मुआहदा जिसकी हम बाज़गश्त सुन रहे हैं, दोनों ममालिक जिस पर मुत्तफ़िक हों बड़े पॉइंटर्स पर, कोई एक दो पॉइंटर्स की बात नहीं, बड़े पॉइंटर्स पर, क्या वाकई उसके करीब पहुंच चुके हैं अब? जी बहुत शुक्रिया। करीब पहुंचने की खबरें तो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बिल्कुल जो आखिरी मराहल हैं, अ, देखा यह गया है कि उसमें ही बात जो है वो किसी न किसी वजह से वो स्टॉल हो जाती है या उसमें ताखीर नजर आती है। और अमूमन अ, उसकी वजह जो है वो या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना कोई बयान या उनके जो करीबी रुफका हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान जो फिर ईरान को दोबारा मजबूर करता है कि ईरान फिर नए सिरे से उस पर रिस्पॉन्ड करे। और यूं पैरेलल में एक तरफ जो है पस पर्दा एक फास्ट ट्रैक पे एक डेफिनेट मुज़ाकरात के लिए बातचीत इनडायरेक्ट या डायरेक्टली हो रही है, और दूसरी तरफ मीडिया में जो बयानबाजी है वो उसको इफेक्ट करती है। तो इसलिए अगरचे मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जो खासतौर पे पाकिस्तान की जो काविशें हैं और जो रियलाइजेशन है दोनों फरीकों में कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है इस स्टेलमेट का, तो ये हम इससे निकल आएंगे। लेकिन इसके लिए किसी वक्त का तयन करना वो थोड़ा मुश्किल है जी। अच्छा सजाद बुखारी साहब, एजाज साहब का ये मानना है कि मुख्तलिफ इतलात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन हतमी चीज़ ज़ाहिर है अभी वक्त है सामने आएगी, पर जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने देखा कुछ हमले हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, ईरान ने भी उसके जवाबी वार किए ज़रूर हैं, लेकिन एक ख़ास कैपेसिटी से बढ़ नहीं रहे हैं। अच्छी चीज़ है। तो क्या इस सारे मामले के साए में डील कोई होने जा रही है, कोई बात होने जा रही है, कोई मुआहदा होने जा रहा है?
बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। एवीएम साहब जो हैं उन्होंने बड़ी एक अहम बात की तरफ और बड़ी अहम मैं समझता हूँ मौजू की जानिब हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है कि जब भी कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होता है या कोई बर्फ पिघलने लगती है तो मीडिया में शोशा खड़ा होता है और मीडिया इसको सबूताज कर देता है। अच्छा, इसमें बात को थोड़ा सा समझना ये है कि एग्रीमेंट क्या है और उसके बाद मुसविदा क्या है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त एक कंफ्यूजन का शिकार है। आपको याद होगा सिचुएशन रूम में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि हमने नेवल ब्लॉकेट जो है वो खोल दी है, ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, जितने जहाज यहाँ पे फंसे हुए हैं वो जहाज यहाँ से निकल जाए। लेकिन जब वो सिचुएशन रूम में दाखिल होते हैं तो आगे उनको सामना करना पड़ता है उस इजरायली लॉबी का, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल लें, CNN लें, वाशिंगटन पोस्ट लें, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आता है। अब आप देखें कि पिछले दिनों वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा हैरान कुन और मैं समझता हूं कि जिसका बेनिफिशियरी इसराइल है, उन्होंने कहा कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो जो UAE है उसने एयर स्ट्राइक्स की थी। और आपको याद होगा, बड़ी अच्छी तरह आपको याद होगा, जब वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया था उसी रात को, यानी एक्स पे एक पैगाम लिखा था कि इस जंग को जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए, जंग बंदी के लिए कोशिश की जाए। वो फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद हुआ था, लेकिन उसके फौरन बाद ही आपने देखा था कि जो ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट है और एल्यूमिनियम प्लांट है उस पर हमला कर दिया गया। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ये हमला जो है ये UAE ने किया है, क्योंकि GCC कंट्रीज में उसको वापस लाने की जहां तक दो और कोशिशें की जा रही थी, तो वहीं पे स्पॉयलर्स अपना किरदार अदा करते हैं और वो चाहते हैं कि UAE को आइसोलेट किया जाए और जो डिजाइन है, इजरायली डिजाइन है GCC कंट्रीज को लेकर, तो वो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये है, यानी वो कहते हैं कि जी 2 हफ्ते के लिए जो है जंगबंदी की जाएगी और उसके बाद जो है इसको फाइनल कोई मुसविदा तैयार होगा। और एक तरफ कहते हैं कि वो यूरेनियम जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ईरान भी यही कहता है कि वो कोई, आयतुल्ला खामिनाई के जो तर्जुमान है आज भी उन्होंने वाजे तौर पे कह दिया, इस्माइल बकाई भी कह रहे हैं कि हम जो है अपनी इस जो रेड लाइन है, जैसे अमेरिका कहते हैं हमारी रेड लाइन है, तो उन्होंने भी कहा कि हम अपनी रेड लाइन जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि एक तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं उनको एक फेस सेविंग के तौर पर जो है वो इस तरह के स्टंट्स का इस्तेमाल करता है, टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। दूसरी जानिब जो है वो इजरायली लॉबी जो है वो भी, उसके हाथों भी वो मजबूर है। और आपको पता है जो अमेरिकी इस वक्त जो काबीना है उसके अंदर जो जीव्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट, दे बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स। मिसाल के तौर पर मेमोरेंडम में आप किसी वक्त पे भी जो है, एक मेमोरेंडम है ना, अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग कभी मिसअंडरस्टैंडिंग में भी तब्दील हो सकती है, दोबारा से एस्केलेशन हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीश का शिकार है। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। जो इस वक्त इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो इन्फ्लेशन है, बढ़ती हुई महंगाई है, जो परसेप्शन है, जो अवामी तासुर है या जो अवामी राय या रद्द अमल है, उसको भी काउंटर करना है, उसको भी सेव करना है, सिक्योर करना है। और दूसरी जानिब जो अपनी मिलिट्री माइट्स और जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको भी गेन करना है या उनको हासिल करना है। तो इस वक्त ये कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन में जो मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक मरतबा ईरान और UAE को फिर आमने सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की है, जो कि उसका एक नापाक एजेंडा है। गो के हो भी सकता है, मैं नहीं कहता ये बात हतमी है, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये जो लिख दिया है, इसकी वजह से जो है ईरान और मिडिल ईस्ट और GCC ममालिक के दरमियान जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस पर कान न धरे जाएं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस रहने की जरूरत है इन तमाम ममालिक को। पाकिस्तान मीडिएटर है, कतर बड़ा अच्छा मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, तो ये अपना किरदार अदा करते रहे। और इसहाक डार साहब कि हम बहुत ममनून हैं, बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपने न्यूयॉर्क में अपनी तमाम एक्टिविटीज छोड़कर पोम्पियो के पास वो पहुंचे और वाशिंगटन में जाकर उन्होंने कह दिया कि जब तक फलस्तीन 1967 की सरहदों वाली पोजीशन वापस नहीं आता तब हम ये इब्राहिम अकॉर्ड जो जिसकी बात करते हैं ना, इब्राहिमी मुआहिदा जो है, ये भी इसी की एक कड़ी है।
यानी ये जो नापाक रियासत है ना इजराइल, ये इसकी ख्वाहिश है और ये जानबूझकर इस मुज़ाकराती अमल में डेडलॉक पैदा करने के लिए इब्राहिम अकॉर्ड जो है, जो कि 2020 में वाशिंगटन में साइन हुआ था, शायद बहरीन और इजराइल के दरमियान, अगर मैं गलत ना हूं, फिर कुछ और ममालिक भी इसके अंदर शामिल हुए थे। तो ये जो डेडलॉक पैदा करने की कोशिश है, डेलिबरेटली कोशिश है, और स्पाइलर्स की जानिब से ये कोशिश है कि ये मुज़ाकरात जो है वो आगे ना बढ़े। जब एक मुज़ाकरात में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ईरान ने दिखा दी, इस नहज तक पहुंच गए थे कि अब सिर्फ इस पे एक साइन रहना बाकी था, और इसके लिए जो है वो मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो इस डिक्लेरेशन को जो है किसी न किसी तरह पसे पुष्ट डालने के लिए अच्छा, ये इसके इजराइल साथ सर इम्पोर्टेंट, आपने बड़ा अच्छा किया, ये काफ़ी सारे जहतों पर बात शुरू की। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो अमेरिका के अंदर उठाया जा रहा है। एक नया मुआहदा होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसकी बड़ी तफसीलात सामने है, मैं ज़रा उस पर भी बात करूँगा। उस मुआहदे से क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर ईरानी सदर की इस्तीफ़े की ख़बरें भी गर्म थी, वो क्यों थी और कहाँ से आ रही हैं? इस पर ईरानी जो ख़ुद हैं वो ये कहते हैं जी ये अफवाह है, इस चीज़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बाहर मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। ये ऑब्वियस है कि ये भी एक टैक्टिक होती है जंग की। ज़रा ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जो मुआहदे की बात इस सिचुएशन में हो रही है, उसमें कई सारे ऐसे सेनेटर्स हैं जो खुश नहीं हैं और वो इस बिल को रोकना चाहते हैं। बड़ा मुतनाज़ बिल है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अमेरिका ईरान के दरमियान बड़ा कुछ तारीखी तोसी मुआहदा हो रहा है, और ये तारीखी तोसी मुआहदा यकीनी तौर पर इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि इसराइल को ताकत देना बिल्कुल वैसा है जैसे सांप को दूध का प्याला देना, ये उससे ज़्यादा कम चीज़ नहीं है। अच्छा, इस क्या मुआहदा है, इस पर क्यों इतना मुतनाज़ बिल हुआ, लोग इस पर क्यों बात करें, अमरीकी अवाम इस पर खुश नहीं है। हत्ता कि अमेरिका में बैठे सेनेटर्स या कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि आप एक दूसरे मुल्क को अपने दिफाई निज़ाम के अंदर शामिल ही नहीं कर रहे, उसको ताकत दे रहे हैं जो कल को आपके लिए ख़तरा बनेगी। और ये ऑटोनमस सिस्टम्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैं, मिसाइल, दिफाई निज़ाम, ड्रोन, इंसदादे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ज़ेर ज़मीन सुरंगें, फिर जो ख़तरात का मुकाबला इन्होंने करना है, बायोटेक्नोलॉजी है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फ़ौजी डेटा शेयरिंग और नेटवर्क इंटीग्रेशन। ये ज़रा एजाज साहब हमें बेहतर बता पाएंगे। एजाज साहब प्लीज़ इस पर आपका कमेंट, ये क्या मुआहदा होने जा रहा है? तो पूरा खित्ता एक नए मसले का शिकार हो जाएगा। देखिए, ये तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक मुआहदा है, और ये अमूमन बहुत क्लोज एलाइज जो हों इस तरह का मुआहदा, बल्कि इससे भी थोड़ा कम शेड मैं समझता हूँ कि वो पॉसिबल होता है दो बड़े क्लोज एलाइज के दरमियान। और जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं और जिन इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो आपस में मैच नहीं करती। ये समझ में मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि इस मौजूदा इन्वायरमेंट में जहाँ पर इस कदर ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो और अभी तक जो है ट्रस्ट डेफिसिट हो, उसमें ऐसा मुआहदा जो है उसकी पेशकश करना या उसके बारे में मीडिया में एक जो है शायद एक फीलर लेने के लिए या पल्स महसूस करने के लिए उसको जो जारी करना, ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है, और मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पे इस तरह की कोई चीज डूएबल है। जी, लेकिन एजाज साहब, जिस किस्म का मुआहदा, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या ये खित्ते के लिए और ख़तरनाक साबित नहीं हो जाएगा? आप देखें, जिसको वो जो ताकत देना चाह रहे हैं जिस तरह की, वहाँ पर ख़ुद इस पर बात हो रही है अमेरिका के अंदर, इसको मुतनाज़ बिल करार दिया है, उसके बावजूद ये बिल एक ऐसे टाइम पर पास किया जा रहा है जबकि इसराइल पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बना हुआ है। बिल्कुल, इसके टाइमिंग वही मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर इनके आपस में जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े डायनामिक हैं, और कई दफ़ा बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है कि ये समझ नहीं आता कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है या कौन किस पर अपना एक लेवरेज रखता है। तो इस तरह की बैकग्राउंड में इतना कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदा जो है वो
बिल्कुल वायबल नहीं है। और अगर वहां पर तशवीश है तो मैं समझता हूं कि जो वहां सेनर एलिमेंट्स हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी डील ज़ाहिर है ईरान के साथ भी मुआहिदा चाहते हैं, सेफ पैसेज भी चाहते हैं। ये पूरा खिता एक जंग से बचा है, इसको फिर एक ख़तरनाक सिस्टम के हवाले करना, और ये क्वांटम मशीन लर्निंग, खुदकार जंगी निज़ाम, ऑटोनमस सिस्टम जिसे कहते हैं। मैं ज़रा चाहूँगा डॉक्टर सजाद साहब, इस पर आपका व्यू। देखिए, दुनिया में बेशुमार और मुतादिद MOUs पे साइन हुए हैं, डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं, तस्वीराती शराकतदारी हुई है, माशी शराकतदारी हुई है, टेक्टिकल रिलेशनशिप्स हैं, और दोनों ममालिक जो हैं जिनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है फितरी तौर पर, मैं ये समझता हूँ। तो ये गैर फितरी एक मुआहिदा जिसे आप समझते हैं, क्योंकि जहां पर 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन है जिसने पूरी दुनिया की मईशत को कैप्चर किया हुआ है, फिर अमेरिका जैसी सुपर पावर वो भी अगर इस नरगे में आ जाती है और AI और टेक्निकल असिस्टेंस देती है, या उनके साथ मिलकर जो है वो किसी मुल्क पर हमला करने की बार बार कोशिश करती है, तो ये अमेरिकी जो अवाम है उन्होंने हमेशा इस तरह के टैक्टिस और इस तरह की जो सोच है, या इस तरह के मेमोरेंडम्स हैं, या इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं, उनके खिलाफ हमेशा से आवाज बुलंद की है। जैसा कि अभी आपके सामने UAE और इसराइल के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है जिसे गैर फितरी मुआहिदा कहते हैं। इसी तरीके से मदरलैंड और फादरलैंड गो के ये तो एक दूसरे को मदर फादर कहते रहते हैं, हमें तो नहीं पता इसका। मैंने तो AVM साहब भी शायद उन्होंने भी मुतादिद बार सर्च किया होगा कि कहाँ से मदर और कहाँ से फादर। तो मोदी वैसे भी जल्दी बाप बना लेते हैं, उनको देर नहीं लगती है बाप बनाने। तो इनके दरमियान में जो डिफेंस पैक्ट है वो भी गैर फितरी। अब जो फितरी डिफेंस पैक्ट है या मुआहिदा है वो है रियाज और इस्लामाबाद के दरमियान। उसके पीछे क्या अवामिल है? एक तो इमोशनल अटैचमेंट है, एक फिर हमारा रिलीजियस फैक्टर है उसके अंदर, यानी हमारी जो हरमैन शरीफैन की हुर्मत है जिसके लिए बिल्कुल हम हमेशा कहते बिल्कुल। हैं जाने कुर्बान। तो ये जो गैर फितरी जितने भी MOUs होते हैं, गैर फितरी जो भी कानून साजी होती है वो धड़न तख्ता ही होती है। तो अमरीकी अवाम ये समझ चुके हैं, और अमरीकी अवाम बार बार, और आपको पता ही आज की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि ओबामा, जॉर्ज W बुश, फिर उनके बेटे, फिर उसके बाद ये जो बाइडन वगैरह, हेनरी वगैरह, जिसको भी ये मौका मिला है इक्तदार में, तो वो हमेशा ये अर्गमाल रहा है इजरायली माशी पंजों में। तो उस ग्रिप को जो है वो हटाने के लिए कोशिशें बहुत की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 1-2 अटेम्प्ट किए जी, शर्मनाक हमला कर दिया है, और एक दूसरे के साथ जो है वो इन्होंने टेलीफोनिक इनकी कन्वर्सेशन के अंदर काफी जज्बाती मनाजिर जो है, जिसका बैनुल अक़वामी जरीदों ने भी जिसको कोट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका को अब ये सोचना पड़ेगा, अमरीकी अवाम को यह सोचना पड़ेगा कि इजराइल नवाज जो भी हुकूमत बरसर इक्तदार आती है वो मजीद धकेल रही है अमरीका को, क्योंकि अमरीका डिपेंड करता है ज्यादातर आर्म्स पे डिपेंड करता है। तो अगर तो आर्म्स को बीच में से निकाल दिया जाए तो अमरीका भी पैरासाइट बन जाएगा, क्योंकि इतना मकरूज है वो, चाइना का इतना वो मकरूज है, जो इतनी आलमी मंडियों में और खासतौर पर जो चाइनीज मसनूआत हैं उसकी एक भरमार नजर आती है, जो आपने पिछले दिनों में वॉर ऑफ टेरिफ भी आपने देखा था। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो मुआहिदे हैं, और फिर ऐसी नापाक रियासत, और एक ऐसी रियासत जिसने जिस मुल्क के साथ भी कोई मुआहिदा किया है, बदकिस्मती से मैं ये टर्म इस्तेमाल करता हूं कि फिर उसकी ठुकाई हुई है, हाँ जी फिर उसकी बिल्कुल। देखिए ना, बदबख्ती अब अच्छा ये चीज़ देखने की है, इटली और बाकी ममालिक अब इनके साथ दूरी इख्तियार कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुआहिदों से दूर हो रहे हैं। अमेरिका जितना करीब होता जाएगा उतना ज़्यादा फंसता जाएगा। एजाज साहब, दूसरी तरफ ज़रा आबनाए हुर्मस को लेके एक पार्लिमान ईरान की कोई फैसला करने जा रही है, फिर कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी ईरानी सदर की इस्तीफ़ों की, जो कि ऐसा है नहीं। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगर कोई मनसूबाबंदी हो जाती है और कोई पार्लिमान अपना कोई फैसला दे देती है, कोई कानून साजी हो जाती है, क्या कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा आबनाए हुर्मस को लेकर? लेकिन डेफिनेटली आबनाए हुर्मस का इस अगरचे वो इस जंग की वजह नहीं थी, लेकिन जंग के दौरान, जंग के नतीजे में ये आबनाए हुर्मस का कंट्रोल वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन के सामने आया। अच्छा और एजाज साहब, मैं ईरान, चाहूँगा ये बात आप प्लीज़ पूरी कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक की तरफ कह रहे हैं जाना, मैं आता हूँ जल्दी से वापस ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। एजाज साहब प्लीज़ ये बात भी कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैंने ज़रा भारत को लेकर भी थोड़ी सी बात करनी है जी। आपसे। तो आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल जो है वो अब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन के उभरा। तो ईरान उस चीज को अभी मुज़ाकरात में भी और उसके बाद भी वो इस चीज को अपने मुफाद में इस्तेमाल करने के लिए बड़ा सरगर्म नजर आता है। और ये जो एक छोटी सी पानी की पट्टी है,
ये इसकी बड़ी पेक्यूलियर जो है ज्योग्राफिक आप कह लीजिए कि इसका वो है इसकी एनवायरनमेंट जो शायद दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ओमान भी ईरान के साथ शामिल है, जिसका कि अभी तक उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज सुनने में नहीं आई, तो ये दोनों मुल्क जो हैं वो मिलके वो इसके ऊपर अपना सोवरेनिटी क्लेम करते हैं। और दूसरे ममालिक भी जो हैं उनको भी कोई बहुत ज्यादा जो है शायद इस पे एतराज नहीं है। अभी रिसेंटली कतर के वजीर आजम का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा कि जी अगर ईरान अपनी जो है डैमेजेस प्ले जो है उसको कंपनसेट करने के लिए एक महदूद मुद्दत के लिए इस पे टॉल लगा ले तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन परमानेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कतर भी ईरान को फॉर द टाइम बीइंग जो है वो सपोर्ट करेगा। तो ईरान किसी ना किसी लेवल का जो है यहाँ कंट्रोल रखना चाहता है और उसको मोनेटाइज भी करना चाहता है। और वो मेरा ख्याल है कि चीन और दूसरे बड़े जो यूजर हैं इस पैसेज के उनको ऑन बोर्ड करने के बाद यकीनन ये और ओमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए वो ये मसला जो है वो अपनी एडवांटेज ठीक हो गया। इसका पे मतलब तय ये कर है दें। कि ओमान अगर हम कहें तो ऑन बोर्ड है बुखारी साहब इस सारे मामले में, और ईरान के साथ चाइना और रशिया और फिर ये जो बाकी हम हैं, हमारा क्या इसमें स्टेक होगा? देखिए, ओमान का बड़ा एक शानदार रोल रहा है और ओमान ने इस जंग से कबल भी जो है मीडिएशन की पूरी कोशिश की। और ओमान के हवाले से आपने देखा कि पिछले दिनों में एक जरीदे ने तो ये भी छाप दिया, उन्होंने कहा कि जी ओमान पर हमला होने जा रहा है और इजराइल की ये भरपूर कोशिश है कि अमेरिका ओमान पर भी हमला करे। लेकिन ओमान पर हमला फिर सिर्फ ओमान पर नहीं होगा, अमेरिका भी जानता है कि फिर ओमान पर हमला जो है वो चाइना पे, पाकिस्तान पे और फिर इवन के रूस पे हमला तस्वर किया जाएगा, क्योंकि उस पट्टी की जो तस्वीराती अहमियत है, एक तरफ पाकिस्तान का गवादर के साथ जीवानी के जो बॉर्डर है या जो कोस्टल एरिया है और पोर्ट्स हैं, तो वो उसको भी मुतासिर हो, वो भी मुतासिर होंगी। तो लिहाजा ओमान का जो किरदार है ओवरऑल, आपने देखा कि जब ईरानी पार्लियामेंट ने और अली कालिबाफ ने भी ये खुसूसी तौर पर ये कहा कि हम जो टोल है खास तौर पर ये जो अपनाए हुर्मस के लिए, तो उसमें उन्होंने खुसूसी एग्जेम्पशंस दी ईरान को, रूस को, चाइना को, ओमान को और पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इसकी वजह भी थी कि अमेरिका ये, और आपने देखा कि जब अब्बास इराक़ची जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए तो पाकिस्तान के बाद उन्होंने ओमान का दौरा किया था, फिर ओमान के बाद वो वापस आए, फिर वो मास्को भी गए, वहां उन्होंने दौरा किया। तो उन्होंने अपने इस दौरे से बता दिया कि उनके सबसे करीबी साथी कौन से हैं और उनके लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो इन ममालिक की है। तो ओमान को लेकर जहां तक बात की जाए तो ओमान जो है उसकी जो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये उसकी डेप्थ है, वो हजम नहीं हो रही है इस वक्त। अमेरिका को भी नहीं हजम हो रही है या इसराइल को भी हजम नहीं हो रही है, इवन के मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक भी इसमें बदकिस्मती से शामिल है, मैं समझता हूँ। तो हमें इस बात को समझना होगा कि इस वक्त जो ये मुज़ाकरात की बात की जा रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तशख्खुस को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एग्रेशन को और फिर जो इजरायली लॉबी है उसको खुश करना, तो ये तमाम चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। वो अच्छा, कोशिश ये काफ़ी कर रहे सारी हैं कि चीज़ों में मेरा ख्याल है अमेरिका फंस गया है इस जंग को लेकर और इस खित्ते में खुद ऐसा वैसा कंफ्यूजन का ऐसा शिकार है, वैसा और मत बहुत सारे इसको आम अल्फाज में कहते हैं कि कई मामलात खुल गए हैं और उन मामलात को अब समेटते हुए शायद सालों लग जाएंगे अमेरिका को खुद भी, और तब तक डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं नहीं रहते, ये भी एक नया चैप्टर है। अच्छा, जल्दी से इजाज़त चाहूँगा, हम ज़रा इस पर बात करें, क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, कोई बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है भारत में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो तन्हाई का शिकार हो गए हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पर पीछे हो गए हैं, सिफारती सतह पर उनको बहुत बैकफुट पे जाना पड़ा है, बड़ी जगह साई हुई है। ब्रिक्स में उनके जो बड़े सीनियर दिफाई तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं जी परवीन सानी कि हमें ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत की हिमायत करनी चाहिए। फिर सीएम पंजाब जो भारतीय पंजाब है उन्होंने बड़ा खुलकर तनकीद की भारत पे और पाकिस्तान को बड़ा प्रेस किया, सब जगह वो बात भी बड़ी फैली हुई है। मैं समझता हूँ कि पॉलिसी चेंज तो नहीं, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि मौजूदा हालात में वो जिस तरह पाकिस्तान को गुज़श्ता बरसों में
आइसोलेट करने का प्रोपेगेंडा करते थे, अब वो प्रैक्टिकली उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वो उन हालात में अपने जो पुराने उनके एलाइज हैं, डॉक्टर साहब अभी फादरलैंड की बात कर रहे थे, अमेरिका के साथ भी उनकी कोशिश है कि कोई रिकंसिलिएशन हो जाए, तो वो उसके लिए तो वो कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी तरह की पॉलिसी चेंज जो है वो तो उनके लिए मेरा ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि अभी तो वो। अच्छा, ये सजाद साहब अगर मैं आपसे पूछूं यही बात, क्या पॉलिसी चेंज, चले ठीक है, ठीक कह रहे हैं एजाज साहब, लेकिन पॉलिसी चेंज से मुराद उनको अपनी हजीमत, अपनी जगह सही, अपनी परेशानी पड़ गई है और उसको देखते हुए कोई ना कोई साजिश तो वो घड़ेंगे ही। ये ब्रिक्स वाली जो कहानी इन्होंने छोड़ी है जी, उनके बड़े सीनियर दिफाई तजिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शमूलियत पर भारत को हिमायत करनी चाहिए। दूसरी तरफ उनके सीएम बड़ा खुलकर बोल रहे हैं पंजाब के सारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोदी के। देखिए, एक तो ब्रिक्स का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है ना, उसका ना आना जो है, या उसका कोई एक हतमी फैसला जो है, या उसके इक़्तिबासात का सामने ना आना, तो ये भारत के मुंह पे पहले ही तमाचा है, बड़ा जोरदार किस्म का तमाचा है। और आप जब इंडिया का नाम ले रहे हैं, वैसे पता है क्या है अरसलान साहब, जब इंडिया की या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की या इंडिया के हवाले से कोई बात होती है तो मुझे हादसा क्यों निकल जाता है, क्यों मैं इतना मुस्कुराता हूँ? क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि भारत के लोगों को भी दुआ करनी चाहिए, हमें भी दुआ करनी चाहिए कि मोदी को एक और टेन्योर मिले, एक और टेन्योर उनको मिले, क्योंकि अपनी बर्बादी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया हुआ है। तो वो फिर लगे रहे अनभक्त जो है वो मोदी के लिए, क्योंकि मोदी के तमाम फैसले जो हैं उसने भारत को नाकाम किया है, बार बार नाकाम किया। पिछले दिनों में आपने उनके आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी थी आपने, जी बिल्कुल। कोई ऐसा आर्मी चीफ होगा पूरी दुनिया में जो अपना एतराफी ठुकाई करेगा, यानी वो सिंदूर 2 की बात करेगा, तो सिंदूर 1 कहाँ गया? क्या हुआ था सिंदूर 1 में? तो ये एतराफ हो गया ना कि सिंदूर 1 नाकाम हो गया, अभी हम सिंदूर 2 की तरफ जा रहे हो। भाई सिंदूर 2 करो, सिंदूर 3 करो, जो मर्जी कर लो, लेकिन पाकिस्तान की जो तैयारियां है ना, जो ऑपरेशनल पाकिस्तान की तैयारियां हैं और जो पाकिस्तान की जो टारगेट सेट है, और जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम के इंचार्ज हैं उन्होंने भी कल पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि अब सेकंड्स की बारी है, अब सेकंड्स लगेंगे, अभी मिनट भी नहीं लगेंगे। तो भारत जो है वो खुद ऐसी दलदल में फंस चुका है कि भारत ऐसी आइसोलेशन तो कभी तारीख में भारत में नहीं हुई थी, कि यानी अपने मुल्क में भी आप आइसोलेट हो गए हैं। आप बैरूनी सिफारतकारी को तो छोड़ दें, आपकी अपनी जो सिफारतकारी है, यानी उत्तर प्रदेश का वजीर आला कुछ को और बोल रहे हैं, झारखंड वाले कुछ और बोल रहे हैं, उधमपुर वाले कुछ और बोल रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जो है वो पता नहीं कोई एक नया फार्मूला लेके आया है हिंदुओं को बसाने का, पता नहीं क्या इस तरह की। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत जो है, जिस तरह आप यकीन जाने हमारे लोगों को, आप हमारे टॉक शोज देखें, हमारे टॉक शोज में भारत का शाज़ और नादिर जिक्र होना चाहिए, हमें काउंटर करना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए कि हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें भारत अपना झूठ बेच रहा है, हम अपना सच नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात तो है, ये बहुत अच्छी बात कही आप। हमें तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है जी, हमें उनसे क्या लेना देना? उनकी तो रोजी रोटी पाकिस्तान, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, अगर वो ये यात्रा ना करें, आप यकीन जाने कि उनको आखिर में पकोड़े और वो पानी पूरी का कारोबार करना पड़ेगा हिंदुस्तान में, उनका तो मीडिया उनके नहीं अपने चलेगा। मसाइल इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं जी, अपनी स्टेट्स उनकी अलहदगी इख्तियार कर रही हैं, उन सब चीजों को छुपाने के लिए उन्हें फिर ये करना पड़ता है। बुखारी साहब देखिए, एक तो एक बड़ा मसला ये है, बार बार पाकिस्तान में बोलता है जी पाकिस्तान तो उधार मांगता है, तो आईएमएफ का मकरूज है। क्या कभी भारत से किसी ने ये सवाल किया कि ये 725 बिलियन डॉलर का कैसे ये मकरूज हो गया? जी जी यानी बिल्कुल हम तो है, 100 मैं तो बिलियन बहुत डॉलर दफा से इसमें कम जिक्र मकरूज कर है। चुका हूं अपने शो में, उनकी पूरी की पूरी कर्ज का वो तो बहुत बड़ा कशकोल नहीं, देग लिए फिर रहे हैं लोगों के आगे। देग है, बहुत बड़ी देग है। हाँ, मैं भी यही कहता होता हूँ, हमारी तो कटोरी होगी भाई छोटी सी, आपकी तो इतनी बड़ी देग, आप पूरी दुनिया में लिए फिरते हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की या गुर्बत की बात करते हैं, जिस मुल्क के अंदर यानी 40% लोगों के पास जो है, जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन भी उसमें यानी शामिल है, उनके पास वॉशरूम्स नहीं है, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो ट्रिलियंस, 4 ट्रिलियन की जो मैशियत के दावे करते हैं, उन्होंने तो खुद अपनी बैंकों से 8% इंटरेस्ट रेट पे लेकर फॉरेन रिजर्व जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो बना के पूरी दुनिया को दिखाए हुए हैं। तो भारत की तो मैशियत भी आर्टिफिशियल है, भारत की गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल है,
भारत की फौज भी जो है वो सिर्फ कौवे मार सकती है, बस कौवा मार दिया उन्होंने। हाँ जी, और उन्होंने सारी कहा कि जिंदगी सरकार निहत्थे कश्मीरियों को कत्ल करते आए हैं। पहली बार फौज से पाला पड़ा था तो थप्पड़ पड़े थे, फिर 10 मई को उन्हें काफ़ी अरसे के बाद उन्हें शायद दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ी थी, तो उन्हें लगा पता नहीं क्या हो जाएगा। अब बहुत कम टाइम था। बहुत शुक्रिया सजाद बुखारी साहब, डॉक्टर सजाद बुखारी और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।